हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत से हर्षवर्धन और उसकी उपलब्धियां यानी हर्षवर्धन एंड इट्स अचीवमेंट इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। हर्षवर्धन की उपलब्धियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दरअसल गुप्त युग से ही भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रबल हो गई थी एवं हर्ष के काल तक भारत अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित था। अतः ऐसी परिस्थितियों में किसी भी शासक के लिए शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना सरल कार्य नहीं था। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के द्वारा करते हैं। सबसे पहले उसकी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को देखेंगे। हर्ष अत्यंत विषम परिस्थितियों में 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर का शासक बना। बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने हर्ष के बहनोई गृहवर्मन की हत्या कर दी तथा बहन राजश्री को बंदी बना लिया। इसके बाद उन लोगों ने हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की भी धोखे से हत्या कर दी। इस प्रकार विरासत के रूप में हर्षवर्धन को थानेश्वर का एक छोटा सा राज्य प्राप्त हुआ था जो चारों ओर परंपरागत शत्रुओं से घिरा हुआ था। इसके बाद हर्ष ने अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किया। इस क्रम में उसने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा की सहायता से बंगाल पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य के अधीन किया। तत्पश्चात उसने कन्नौज पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करके बहन राजश्री की ओर से शासन करने लगा। इसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद उसने मगध एवं उड़ीसा को भी अपने अधीन किया। पश्चिम भारत में मालवा, गुर्जर एवं वल्लभी के शासकों के साथ हर्ष के संघर्ष हुए, किंतु उपलब्ध स्रोतों से केवल वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के साथ हर्ष के संघर्ष पर प्रकाश पड़ता है। हर्ष प्रारंभ में सफल रहा, किंतु जल्द ही गुर्जर एवं अन्य राज्यों की सहायता से वल्लभी ने अपनी शक्तिशाली स्थिति को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात वैवाहिक संबंध द्वारा ध्रुवसेन ने हर्ष की पुत्री से विवाह करके इस परंपरागत शत्रुता को समाप्त किया। दक्षिण की ओर हर्ष का सैनिक अभियान पूर्णतः असफल रहा। हेनसांग के विवरणों एवं दक्षिण भारतीय स्रोतों से स्पष्ट होता है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था एवं पुलकेशिन की मृत्यु के पश्चात भी हर्ष सिर्फ गंजम जिले के कांगोड़ा स्थान पर ही अधिकार कर पाया था। इस प्रकार हर्ष का साम्राज्य मुख्यतः पूर्वी पंजाब, गंगा यमुना दोआब, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रहा। एक कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी शासक के रूप में हर्ष प्राचीन इतिहास में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है। कामरूप के साथ मैत्री
हर्ष की दूरदर्शिता का परिचायक थी, क्योंकि वह भी शशांक विरोधी था। इसी प्रकार वल्लभी के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना भी हर्ष के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि वल्लभी हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के साम्राज्यों के बीच में पड़ता था। अतः दक्षिण अभियान हेतु यह मैत्री आवश्यक थी। कन्नौज को अपने साम्राज्य अंतर्गत करना भी हर्ष की कूटनीतिज्ञता का परिचायक है। अब हम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स यानी प्रशासनिक उपलब्धियों को देखेंगे। हर्ष की शासन व्यवस्था गुप्तों की प्रशासनिक नीति पर ही आधारित थी। हर्ष का शासन संचालन हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। इसके मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। समस्त साम्राज्य को भुक्ति में बांटा गया था, जो उपरिक्त से अधिक होता था। भुक्ति का विभाजन विषय अर्थात जिलों में किया गया था, जो विषयपति के अधीन था। विषयों को ग्रामों में विभाजित किया गया था, जो ग्रामा छपटलिक के अधीन रहता था। राजस्व के आय का मुख्य साधन भूमि कर था, जो पैदावार का 1/6 भाग था। इसके अलावे खदानों पर भी हिरण्य कर लगाया जाता था। बलि धार्मिक कर होते थे। विक्रय कर, चुंगी आदि भी राज्य के आय के मुख्य साधन थे। हर्ष ने सुसंगठित सेना का निर्माण किया, किंतु सामंतवाद के विकास के कारण सम्राट को सेना हेतु मुख्यतः सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। हर्ष ने कठोर न्याय व्यवस्था भी स्थापित की, परंतु इस दौरान अपराधों में वृद्धि हुई। शांति व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग की भी स्थापना की गई थी। पुलिस कर्मियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। अब हम इनके कल्चरल अचीवमेंट्स अर्थात सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखेंगे। हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। हर्ष व्यक्तिगत रूप से महायान बौद्ध धर्म का समर्थक था एवं इसके प्रचार प्रसार में उसने कनिष्क एवं मेनांडर के समान ही ख्याति पाई। इसके बावजूद वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसका प्रमाण प्रयाग में हर 5 वर्ष पर होने वाले धार्मिक सभाओं में मिलता है, जहाँ पहले दिन बुध, दूसरे दिन शिव और तीसरे दिन सूर्य की पूजा होती थी। हर्ष प्राचीन भारत में सर्वाधिक दानी शासक के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोक कल्याणकारी कार्यों के क्षेत्र में उसने अशोक के समान प्रतिष्ठा प्राप्त की। यात्रा की सुविधा हेतु अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, विश्राम गृह बनवाए, पानी का प्रबंध किया एवं वृक्षारोपण करवाया। धार्मिक पुरोहितों के साथ साथ गरीबों को भी विपुल धनराशि दान में दिए। साहित्य के क्षेत्र में हर्ष की उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। उसने नागानंद, प्रिदर्शिका एवं रत्नावली जैसे उत्कृष्ट संस्कृत नाटकों की रचना की। वानभट्ट हर्ष का राजकवि था, जिसने कादंबरी एवं हर्षचरित की रचना की। जयसेन, मयूर एवं दिवाकर जैसे विद्वानों को भी हर्ष का संरक्षण प्राप्त था। हर्ष के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय
समस्त बौद्ध देशों में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब इसका हम मूल्यांकन करते हैं, एवैल्यूएशन। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इसका मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि हर्ष की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि हर्ष की उपलब्धियों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गुप्तों के पश्चात उसने विखंडित भारत को एकजुट कर एक छत्र राज्य में लाने का प्रयास किया, किंतु उसे न्यून ही सफलता मिली। इसके बावजूद जो परिस्थितियां व्याप्त थी, वैसी अवस्था में भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना एवं उस पर सफलतापूर्वक शासन संचालित करना कठिन था। उसने कन्नौज को पूर्ववर्ती पाटलिपुत्र की तरह राजधानी बनाकर अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।